खुद नेता कह रहा है कि मेरा कॉन्फिडेंस ऊपर हाई है। मांझी की तरफ से गजब का प्रेशर पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। अब देखिए कन्हैया कुमार की एंट्री हो गई बिहार में, जिस कन्हैया कुमार को तेजस्वी यादव बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, नहीं चाहते हैं कन्हैया एस्टेब्लिश हो बिहार के अंदर। बिहार आकर बीजेपी दूसरे नंबर की भाई बन जाती है, नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलने को मजबूर हो जाती है। तेजस्वी यादव के अलावा महागठबंधन का कोई दूसरा सीएम फेस हो ये संभव नहीं है। इस बार बीजेपी कह रही है कि नहीं भैया, इस बार तो हम बड़ा भाई नहीं मानेंगे। प्रबल संभावना है कि उपेंद्र कुशवाहा केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को कन्विंस कैसे करेंगे, और कन्विंस नहीं करेंगे तो मनाएंगे कैसे। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आज दो महत्वपूर्ण खबरों पर हमारी नजर है। सबसे पहले तो ये कि तेजस्वी की मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात होने वाली है। इसको लेकर हमारे पास एक सवाल है कि क्या कांग्रेस तेजस्वी को सीएम फेस मान लेगी। वहीं हमारा दूसरा सवाल ये है कि बीजेपी आखिर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को किस प्रकार से संतुष्ट। इसे समझने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के चैनल हेड अमित सर मौजूद हैं। आइए सर से जानते हैं कि आखिर एनडीए में चल क्या रहा है। नहीं, ठीक है वैष्णवी, आपने दो सवालों का जिक्र किया और आपने एनडीए से शुरुआत की कि एनडीए के अंदर चल क्या रहा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं मैं बार बार कहता हूं, एनडीए के अंदर महत्वाकांक्षा टकरा रही है। और महत्वाकांक्षा इसलिए टकरा रही है क्योंकि तमाम पार्टियों को लग रहा है कि भाई हमारी शक्ति तो ज़्यादा है, तो हम कम सीट पे कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करें। अब बीजेपी कई सालों से, लगातार 20 सालों से बिहार में नंबर 2 की भूमिका है। भले ही देश में बीजेपी की सरकार हो, आज सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है बीजेपी, लेकिन अगर आप बिहार आते हैं ना, तो बिहार आकर बीजेपी दूसरे नंबर की भाई बन जाती है, नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलने को मजबूर हो जाती है। लेकिन इस बार बीजेपी कह रही है कि नहीं भैया, इस बार तो हम बड़ा भाई नहीं मानेंगे। इस बार तो हम या तो बड़े भाई की भूमिका में हम रहेंगे, और अगर आप नहीं मानते तो कम से कम बराबर बराबर सीटों पे लड़ेंगे, यानी बराबर बराबर का समझौता होगा। और देखिए, कमोबेश जेडीयू और बीजेपी के अंदर ये डील हो भी चुकी है, और तमाम बड़े नेता, इसे ऑफिशियल आप नहीं कर सकते, लेकिन तमाम बड़े नेताओं को तमाम बड़े नेता ये मान के चल रहे हैं कि 100 सीट पे बीजेपी जेडीयू हम लोग लड़ेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि तीन जो दल हैं वो बच जाते हैं। एक चिराग पासवान की पार्टी, दूसरा जीतन राम मांझी की पार्टी, और तीसरे उपेंद्र कुशवाहा। अब तीनों की महत्वाकांक्षा है। उपेंद्र कुशवाहा भले ही लोकसभा चुनाव हार गए, लेकिन चूंकि कुशवाहा वोट बैंक में डेंट हुआ था, इसलिए बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेजा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा पहले ही कह चुके हैं कि भाई, लोकसभा के आधार पर विधानसभा में सीटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। यानी हम लोकसभा हार गए हैं, एक ही सीट हमें मिली थी और वो भी हम हार गए, तो इस हिसाब से विधानसभा का बंटवारा ना हो। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा को मनाने के लिए उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, जो जून में ये विस्तार होना है। प्रबल संभावना है कि उपेंद्र कुशवाहा केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। तो एक तरह से उपेंद्र कुशवाहा को संतुष्ट कर दिया जाएगा। अब दूसरा सवाल ये है कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। देखिए, अगर दलितों की बात करें तो एनडीए के दो बड़े दलित चेहरे हैं, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी। चिराग पासवान का 100% का स्ट्राइक रेट रहा है। लोकसभा में उन्हें 5 सीटें मिली थी, 5 की 5 उन्होंने जीती। जहां भी चिराग पासवान जाते हैं, लोकप्रियता का अगर आप पैमाना देखिए तो वो हाई रहता है। चिराग पासवान से जब मैं पूछ भी रहा था मोकामा में, तो कि आपका जोश तो हाई होगा इतनी भीड़ देख के, तो उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए कहा, हाई नहीं, सुपर हाई। ये जोश आपको हाई कर रहा है, ये जो सुपर हाई। तो सवाल ये है कि जब खुद नेता कह रहा है कि मेरा कॉन्फिडेंस सुपर हाई है, उनके जो दाएं बाएं पार्टी के नंबर 2 और 3 हैं, अरुण भारती और राजेश वर्मा, वो कह रहे हैं कि 30 से ज्यादा ही सीट पे हम लड़ेंगे, 30 से कम पे तो बात ही मत कीजिए। जीतन राम मांझी इधर ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी हमें लोकसभा चुनाव में धोखा दे चुकी है। तो सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को कन्विंस कैसे करेंगे, और कन्विंस नहीं करेंगे तो मनाएंगे कैसे। बड़ा देखिए, एक टेढ़ी खीर है, क्योंकि चिराग पासवान की लोकप्रियता जो बढ़ रही है, और चिराग पासवान जिस हिसाब से 2030 में अपनी राजनीति को देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि
20 पे समझौता कर लेंगे, 22 पे मान जाएंगे या 25 पे मान जाएंगे, मुझे नहीं लगता है वैष्णवी। मैं ये थोड़ा क्लियर हूँ इस चीज़ को लेके। जीतन राम मांझी जिन्हें बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि इन्हें हम 7 से 8 सीट दे देंगे, ये मान जाएंगे। अब जिस हिसाब से जीतन राम मांझी प्रेशर पैक, कल तक तो प्रेशर बना रहे थे, अब तो खुलकर कह रहे हैं कि भाई मुझे धोखा मिला है, जो मुझसे वादे किए गए थे वो मेरे सहयोगी पार्टी ने नहीं निभाया। तो आप सीट लेने के लिए अपने घटक दल को ही बदनाम कर रहे हैं। इससे मैसेज किया जाएगा कार्यकर्ता में कि मेरे नेता को देखो बीजेपी ने धोखा दे दिया। तो कहीं ना कहीं जो एक ट्यूनिंग बनी थी उसमें बिखराव आएगा। तो प्रेशर पॉलिटिक्स जबरदस्त, देखिए चिराग की तरफ से कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं बनाई गई है, सिर्फ बयान आया है 30 से ज़्यादा सीट हमें चाहिए, हमारे जो नेता की लोकप्रियता है। लेकिन मांझी की तरफ से गजब का प्रेशर पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, और इस प्रेशर पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं अगर बहुत जल्दी इसका हल नहीं निकाला गया तो यकीन मानिए कि इसका नुकसान एनडीए को उठाना पड़ सकता है। सर, हमारा आखिरी सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव को मल्लिकार्जुन खड़गे का आशीर्वाद मिलेगा? वो उनसे मुलाकात करने वाले हैं सीट शेयरिंग और सीएम फेस को लेकर, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हालांकि मैं पहले ही कह चुका हूं वैष्णवी, तेजस्वी यादव के अलावा महागठबंधन का कोई दूसरा सीएम फेस हो ये संभव नहीं है। ठीक है, कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि चुनाव के बाद तय होगा या इसके लिए अलग से बैठेंगे, लेकिन कांग्रेस की इस प्रेशर में तेजस्वी तो आ गए, ये भी मानना पड़ेगा कि तेजस्वी आ गए। क्योंकि देखिए बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी, बात यहाँ से स्टार्ट हुई थी कि कांग्रेस ने कहा था कि हम जो पिछली बार चुनाव लड़े थे 70 सीटों पे, तो कम से कम 70 सीटों पे हम चुनाव, देखिए यहाँ भी सीटों का ही मामला है, जिस तरह से एनडीए में सीटों का मामला है इसी तरह यहाँ भी सीटों का मामला है। सीएम फेस का कोई मामला बहुत बड़ा नहीं है, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है पत्रकारिता का, जितना मैं पॉलिटिक्स को समझता हूँ या मैंने पॉलिटिक्स को कवर किया है, तो वहाँ से मामला शुरू हुआ। आरजेडी अंदर खाने 70 सीट देने को तैयार नहीं थी कि भाई आप पिछली बार भी 70 लड़े थे, जीते कितना, 70 सीट आप ही को दे देंगे, तो मुकेश सहनी है उनको कितना देंगे वो भी डिमांड कर रहे हैं, लेफ्ट पार्टियों को कितना देंगे। लेकिन कांग्रेस ने उसके बाद जिस हिसाब से प्रेशर बनाया ना, अब देखिए कन्हैया कुमार की एंट्री हो गई बिहार में, जिस कन्हैया कुमार को तेजस्वी यादव बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, नहीं चाहते हैं कन्हैया एस्टेब्लिश हो बिहार के अंदर, उस कन्हैया को कांग्रेस ने बिहार भेज दिया, पूरा बिहार घुमवा दिया, यात्रा करवा दिया। राहुल गांधी भी शामिल हो गए कन्हैया कुमार की यात्रा में। पप्पू यादव को अधिवेशन में बुला दिया। पप्पू यादव जिसे तेजस्वी जिस तरह कन्हैया को नहीं पसंद करते हैं, पप्पू यादव से भी 36 के आंकड़े हैं, उन्हें बुला लिया। उसके बाद जब सचिन पायलट आते हैं तो सचिन पायलट कह देते हैं कि भाई सीएम फेस हमारा चुनाव के बाद, हम लड़ेंगे साथ में लेकिन तय होगा चुनाव के बाद। तो तेजस्वी आ गए प्रेशर में। अब देखिए मुझे जो लगता है, मेरी जो समझ है, कांग्रेस इस बात को लेकर तेजस्वी को कहेगी कि अगर आपको सीएम फेस बनना है तो मेरी मांगों को मान लीजिए, 70 सीट हमें चाहिए ही चाहिए। तेजस्वी इसके लिए तैयार हो पाते हैं, अगर तैयार हो पाते हैं तो बाकी अपने सहयोगी दलों को क्या देंगे। पारस भी लाइन में लगे हुए हैं, मुकेश सहनी भी कह रहे हैं 60 सीट, लेफ्ट पार्टियां फिर क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें, कई सवाल हैं। तो और अगर तेजस्वी मान लेते हैं कांग्रेस की डिमांड को तो मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं, एक आध महीने में कांग्रेस भी इस बात का ऐलान कर देगी। क्योंकि देखिए बिहार और झारखंड में, क्योंकि देखिए झारखंड में भी ऐसा नहीं था, जिस हिसाब से कांग्रेस ने प्रेशर बनाया हेमंत सोरेन ने तुरंत मान लिया, और कांग्रेस वहाँ पे हेमंत सोरेन को चेहरा मानकर चुनाव लड़ी थी, जेएमएम प्रमुख को। तो यहाँ भी अगर सीटों को लेकर तेजस्वी मान जाते हैं, कन्विंस हो जाते हैं, कांग्रेस की डिमांड को मान लिया जाता है, तो कांग्रेस को तेजस्वी यादव को सीएम फेस मानने से कोई परहेज या कोई दिक्कत। तो अभी हमने सर से जाना कि किस तरह से कांग्रेस सीटों का बंटवारा कर सकती है और तेजस्वी को अपना सीएम फेस भी बना सकती है। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहें देशवा न्यूज़।